हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी 12वीं कक्षा के होनहार विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। जी हाँ, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जो कि आप कहते रहते हैं कि मैडम काश हमारे पास नोट्स होते, काश हम अपने तरीके से कभी भी हाथ में पुस्तकों को लेकर या पीडीएफ ओपन करके पढ़ पाते। तो ये जो आपकी आकांक्षा थी, ये जो आपकी अभिलाषा थी, ये जो आपकी डिमांड थी, वो हो चुकी है पूरी। आ गए हैं कक्षा 8वीं से 12वीं तक हिंदी मीडियम में सभी विषय के नोट्स। कैसे, कहाँ? डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, क्लिक कीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा और बहुत अच्छे से आप उनका लाभ उठाइए और परीक्षाओं में धूम मचा दीजिए। चलिए बेटा, तो चलते हैं हम इस वीडियो की तरफ। हमने अपनी पाठ्य पुस्तक दिगंत के पाठ 7 कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम करने वाले हैं पाठ 8। नाम है सिपाही की मां। लिखा है मोहन राकेश जी ने। मोहन राकेश जी जो हमेशा ही इस तरह की रचनाएं करते हैं जिनमें संबंध या भावनाओं को प्राथमिकता दी जाती है, और उनकी रचनाएं ना केवल भारत में या हिंदी साहित्य के अनुसार उनकी रचनाओं को बहुत अधिक प्राथमिकता दी जाती है और संपूर्ण मतलब दुनिया भी कह सकते हैं, और उनकी रचनाएं बहुत प्रचलित होती हैं, पॉपुलर होती हैं। चलते हैं तो सिपाही की मां कहानी जानने से पहले हम जान लें थोड़ा मोहन राकेश जी के बारे में, क्योंकि लेखक से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तारीख पूछी जा सकती है, जन्म कब हुआ, मृत्यु की तिथि कब हुई, ठीक है, या फिर उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, क्या उनके जन्म स्थान है, माता पिता कौन है। इस तरह से कई तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं आपके एमसीक्यूज बेस्ड में, ठीक है। तो देख लेते हैं। लेखक मोहन राकेश, जन्म हुआ था 8 जनवरी सन 1925 को और निधन हुआ 3 जनवरी। देखिए, जनवरी में ही आए और जनवरी में ही चले गए। 8 जनवरी 1925 में जन्म, 3 जनवरी 1972 में निधन। जन्म स्थान अमृतसर, पंजाब। सिपाही की मां, ये जो लेख है, ये जो उनकी कहानी है, एक ऐसी कहानी है जो दिल को छू जाएगी। और देखते हैं इनके बारे में। उपन्यास ना केवल ये सिर्फ कहानियां ही लिखते थे, बल्कि उपन्यास भी लिखते थे, नाटक भी लिखते थे। अंधेरे बंद कमरे, ये इनका उपन्यास है। अंतराल, ना जाने वाला कल। आने वाला कल तो हमने सुना था, लेकिन ना जाने वाला कल, जो कल कभी पीछा ही नहीं छोड़ता, ऐसा ना जाने वाला कल। कहानी संग्रह है क्वार्टर तथा अन्य कहानियां, पहचान तथा अन्य कहानियां, वारिस तथा अन्य कहानियां। इस तरह की इनकी रचना है। तो जब आप एक को याद करोगे तो क्वार्टर, पहचान और वारिस, ऐसे याद करना कि क्वार्टर में हमारी पहचान है और वहां हमारा वारिस रहता है, और उसके बाद तो सब में अन्य कहानियां लगी जाएंगी। तो ये एक ट्रिक हो गई कि मोहन राकेश जी की कहानियों का नाम कैसे याद किया जाए। क्वार्टर, पहचान, वारिस, और सबके साथ अन्य कहानियां जोड़ दीजिएगा तो उनकी कहानियों के नाम हो जाएंगे। नाटक क्या है? आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले की जमीन। ये क्या है इनके नाटक। आषाढ़ के दिन जानते हो, आषाढ़ बेटा आई थिंक प्रीवियस जब हम पढ़ रहे थे, ठीक है, कविता प्रीवियस वारी 12 मासा हमने जब पढ़ी थी, तो मैंने आपको हिंदी के महीनों के नाम बताए थे। किसको याद है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। एक बार और मैं रिवाइज कर देती हूँ। चैत्र, बैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन। फिर से आ गया चैत्र। तो आषाढ़ का एक दिन, ठीक है, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले की जमीन। अधूरा कमलेश्वर जी ने पूरा किया, ठीक है। अब हम चलते हैं इस कहानी की तरफ। ये कहानी अब बहुत ही दिल को छू लेने वाली है, तो मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहना, क्योंकि ना केवल हम कहानी को जानने वाले हैं, बल्कि सभी प्रकार के जो इस पाठ में निहित आपके मस्तिष्क में सभी तरह के जो प्रश्न उपजेंगे, उनके उत्तर भी आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। मोहन राकेश की प्रस्तुत मार्मिक रचना में निम्न मध्य वर्ग की एक ऐसी माँ बेटी की कथा वस्तु है जिसके घर का इकलौता लड़का सिपाही के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चे पर बर्मा में लड़ने गया है। वह अपनी माँ का इकलौता बेटा है और विवाह के लिए तैयार अपनी बहन का इकलौता भाई।
देखो कैसी मार्मिक कहानी है ना। फिर से देखो, मार्मिक मतलब मन को छूने वाली, निम्न मध्य वर्ग मतलब लोअर मिडिल क्लास भी कहते हैं इसको। माँ बेटी की कथा वस्तु प्रस्तुत है, मतलब माँ, ये जो कहानी है वो माँ बेटी के इर्द गिर्द घूमेगी। इसमें भाई की भूमिका निभाने वाला है एक सिपाही, जिनके घर का इकलौता लड़का सिपाही के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चे पर बर्मा में लड़ने गया है। वह अपनी मां का इकलौता बेटा और विवाह के लिए तैयार अपनी बहन का इकलौता भाई है। सिर्फ वही है जो उनके घर का देख रेख, परवरिश या जो भी आवश्यकता है वो पूरी करता है। उसी पर घर की पूरी आशा टिकी रहती है, घर की जिम्मेदारी है। वह लड़ाई के मोर्चे से कमाकर लौटे तो बहन के हाथ पीले हो सके। अब सबकी आशा, सबकी उम्मीदें यही लगी हैं कि कब वह लड़ाई से लौट कर आएगा, कब वह पैसे कमा कर लाएगा, कब जाकर बहन के हाथ पीले होंगे। माँ एक देहाती भोली स्त्री है। देहाती जानते हो? देहाती का अर्थ होता है ग्रामीण। देहाती मतलब ग्रामीण, ग्रामीण मतलब जो गांव में रहते हैं, जो देहात में रहते हैं, ठीक है। तो उसकी जो माँ है वो देहाती भोली भाली स्त्री है। वह ये भी नहीं जानती कि बर्मा उसके गांव से कितनी दूर है और लड़ाई कैसी, किन से और किस लिए हो रही। वो कुछ नहीं जानती क्योंकि गांव की स्त्री है, भोली भाली स्त्री है, उसको ये नहीं पता। बस उसको ये पता है कि मेरा बेटा गया है नौकरी करने, वो पैसा लाएगा और बेटी के हाथ पीले होंगे। अब क्या होता है कि उसका अंजाम ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ खत्म हो जाए, ऐसा वह सोच भी नहीं सकती। उसे नहीं पता कि युद्ध कितना भयंकर है और इस युद्ध का परिणाम ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ खत्म हो जाए, अर्थात बेटा शहीद भी हो सकता है। ऐसा वो कभी नहीं सोच सकती क्योंकि उसे नहीं पता है कि युद्ध क्या है, लड़ाई क्या है, कहाँ गया है, कैसे गया है, ठीक है। माँ और छाया की तरह उससे लगी बेटी के भीतर की वह आशा जो बेटे से जुड़ी हुई है अनेक रूप रंग ग्रहण करती है, ठीक है। अब माँ और बेटी दोनों गांव में हैं। भाई या बेटा गया है युद्ध क्षेत्र में। उसकी संपूर्णता, नाटकीयता और रंग संभावनाओं का लेखक ने ऐसा उद्घाटन किया है कि रचना के अंत में एक विषाद मन पर स्थायी प्रभाव छोड़ जाता है। फिर मोहन राकेश द्वारा लिखित सिपाही की मां शीर्षक कहानी का एक प्रमुख महिला पात्र है, ठीक है। एकांकी के शीर्षक से ही स्पष्ट होता है कि बिश्नी केवल मानक की मां ही नहीं है बल्कि वह किसी सिपाही की भी मां है। बिश्नी उसका नाम है, ठीक है, मां। तो वो ये कह रही हैं कि लेखक ने ये बताया है कि वो केवल किसी की मां ही नहीं है, केवल मानक की मां नहीं है बल्कि वह किसी सिपाही की भी मां है। मानक सिपाही का नाम है, मतलब वो सिर्फ एक बेटे की मां नहीं है बल्कि सिपाही की मां है। ये उसके लिए सबसे बड़ी बात है, लेकिन वो ये बात नहीं समझती है क्योंकि वो गांव की भोली भाली स्त्री है। सिपाही की मां का गुण उसमें तब दिखाई पड़ता है जब वह स्वप्न में अपने सिपाही बेटे मानक एवं दुश्मन सिपाही में लड़ते हुए देखकर विचलित नहीं होती, बल्कि वह हर हाल में अपने बेटे मानक को दुश्मन सिपाही से बचाती है। अब उसे स्वप्न आता है कि मेरा बेटा दुश्मनों से लड़ने गया है और दुश्मन उसको हराने का भरसक प्रयास कर रहा है, लेकिन वह अपने बेटे को दुश्मन से जिताने का भरसक प्रयास कर रही है, दुश्मन से बचाने का भरसक प्रयास कर रही है और थोड़ी भी विकल्पित नहीं होती है, थोड़ी भी विचलित नहीं होती है। जब उसी का सिपाही बेटा दुश्मन सिपाही को मारना चाहता है तो यह कार्य भी उसे कतई पसंद नहीं। अब उसने ये भी कहा, मतलब स्वप्न की बात चल रही है, सपने की बात चल रही है, ठीक है। वह दृढ़तापूर्वक अपने मानक को दुश्मन सिपाही को मारने से रोकती है और वह कहती है कि ये परास्त हो गया है, इसको मरे हुए को मारने से क्या होगा, छोड़ दो इसको, अभयदान दे दो इसको। वह मानक से कहती है कि वह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, इसकी माँ इसके पीछे रो रो कर पागल हो गई होगी, इसके घर में बच्चा होने वाला है, यह मर गया तो इसकी बीवी फांसी लगाकर मर जाएगी, बेटा इसको छोड़ दो। ऐसा स्वप्न देखा बिश्नी ने, मानक की मां ने। यहाँ बिश्नी का चरित्र सबकी मां के रूप में पाठक के सामने आया है। वह केवल मानक की मां नहीं है बल्कि सबकी मां है, क्योंकि जो मानक जो शत्रु को मारने वाला था तो मां ने बचा दिया कि उसकी भी मां होगी जो फूट फूट कर रोगी, उसकी भी संतान है, उसकी भी बीवी है, इसके मरने से उनके परिवार का क्या होगा, तो तू मत मार इसको।
तो वह केवल मानक की माँ ही नहीं थी, वह सबकी माँ थी। वह सही अर्थ में एक माँ है। इसलिए यह कहना उचित है कि बिश्नी के मातृत्व में किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है। इस कहानी के माध्यम से मोहन राकेश जी ने एक माँ के चरित्र को उजागर किया है कि जब माँ अपने पर आती है, या जब उसकी सहन शक्ति की कोई परीक्षा लेता है, या जब उसकी संतान पर कोई संकट आता है, तो वो कहता है ना कि जो स्त्री में दुर्गा का रूप है, तो ममतामयी माँ दुर्गा का रूप है, तो वही स्त्री में महाकाली का भी रूप है। जब रौद्र रूप वो धारण कर लेती है तो सामने सब कुछ तहस नहस कर डालती है। ऐसा ही दिखा गया है बिश्नी का रूप। इस कहानी में लेखक ने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है। मोहन राकेश के सिपाही की माँ एकांकी नाटक में ऐसे बहुत से दृश्य उभर कर आते हैं जिनमें रंग संयोजन या निर्देशन का सफल प्रयोग हुआ है। इस नाटक के माध्यम से मोहन राकेश जी ने स्पष्ट किया है कि एक माँ क्या नहीं कर सकती। जो माँ हमेशा अपने बच्चे के लिए रोती है या बिलखती है, या उसके पता है होता क्या है, माँ हमेशा अपने बच्चे के समक्ष, मतलब यूं कहें कि वो भावनामयी है, लेकिन जब उसके बच्चे पर आंच आती दिखे तो स्वयं अग्नि कुंड में कूदकर अपने बेटे की रक्षा कर सकती है। उसमें इतना साहस है, लेकिन वह बेटे के आगे कमजोर पड़ जाती है, ममतामयी है ना। इसलिए तो यहां पर यही कहना चाहेंगे कि अपने मां का दिल कभी मत दुखाना। कई दृश्य इतने मार्मिक हैं कि बहुत देर तक मन मस्तिष्क पर अपनी आभा छोड़े बिना नहीं रहते। इस नाटक में ऐसे दृश्य हैं कि जब कभी इसको नाटकीय ढंग से प्रस्तुत किया जाए, हम और आप में से ही यदि मंच पर प्रस्तुत कर लिया जाए, तो ये दर्शकों की आंखों में अश्रुधारा ला सकता है। मोहन राकेश जी द्वारा ये नाटक वास्तविकता को दर्शाता है कि माँ का रूप आखिर क्या होता है। क्योंकि माँ को कोई परिभाषित कर ही नहीं सकता। माँ इतना छोटा शब्द नहीं है जिसको सीमित किया जाए। कई दृश्य इतने मार्मिक हैं कि वे बहुत देर तक मन मस्तिष्क पर अपनी आभा छोड़े बिना नहीं रहते। मार्मिक प्रसंगों द्वारा एक से बढ़कर एक दृश्य उभर कर बेचैनी पैदा कर देते हैं। जहन में चिंतन की रेखाएं साफ दिखाई पड़ती हैं। साफ साफ नजर आता है कि वो माँ जो ममतामयी है वो कभी काली का रूप भी धर सकती है। तो समझ में आई कहानी? समझ में आया नाटक? हाँ, चलो, वेरी गुड। अब हम चलते हैं इसी के प्रश्न उत्तरों की तरफ, जो कि अति महत्वपूर्ण है। इस पाठ से यदि कुछ आएगा प्रश्न तो आप उनके प्रश्नों को पहले समझ लो, ताकि उत्तरों को बहुत अच्छे से लिख सको। ठीक है। मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते थे? जो मानक था और एक सिपाही था, वो एक दूसरे को क्यों मारना चाहते थे? मानक बर्मा की लड़ाई में भारत की ओर से अंग्रेजों के साथ लड़ने गया था। ओके, अब समझ में आया कि मानक कहाँ गया था? भारत की ओर से अंग्रेजों के साथ लड़ने गया था। दूसरी ओर की पक्ष जापानी थी, अतः सेना एक दूसरे की दुश्मन थी। इसलिए मानक और सिपाही को एक दूसरे को वो मारना चाहते थे। क्योंकि सेना एक दूसरे की दुश्मन होती है, वो भावनात्मक तरीके से नहीं युद्ध लड़ते हैं, वो एकदम पूरी तरह से जोश के साथ अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ते हैं। बिश्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है? तो बिश्नी एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार की महिला है। उसे अपनी पुत्री की शादी के लिए पैसे चाहिए थे, और पैसे कमाने के लिए ऐसा कोई जरिया समझ में नहीं आ रहा था। पैसे की जरूरत थी, इसलिए मानव को पैसे कमाने के उद्देश्य से लड़ाई में भेजती है। बिश्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है? वे डाकियों की राह क्यों देखती हैं? बताइए, उन्होंने डाकिये की राह क्यों देखी? तो बिश्नी को अपने सिपाही पुत्र की प्रतीक्षा है। वे डाकिया की राह चिट्ठी आने के लिए देखती हैं, क्योंकि उसने पिछले चिट्ठी में लिखा था कि वे बर्मा की लड़ाई पर जा रहा है। माँ और बेटी किसी अनिष्ट की शंका के कारण चिट्ठी का इंतजार कर रही थी। उनको शक था, उनको संदेह था, शक हो या संदेह हो या शंका, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में आप क्या कहते हो? डाउट। ठीक है, ठीक। तो इस तरह से वो ऐसा लग रहा था, उसको डर था कि कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो। रात में बिश्नी सपना क्या देखती है? क्या सपना आया था? कि जो उसका बेटा है वो किसी शत्रु से लड़े जा रहा है और बड़ी
बहादुरी के साथ बिश्नी ने एक ऐसी माँ की भूमिका अदा की है। कहने को तो एक ग्रामीण माँ है जो नहीं सोच सकती कि उसका बेटा कहाँ गया है और उसका परिणाम भी क्या हो सकता है, लेकिन जब स्वप्न दिखा, लेखक की कलाकारी देखिए आप, रचनात्मकता देखिए आप। रात में बिश्नी भयानक सपना देखती है, कुछ दूरी पर गोली चलने की आवाज सुनाई पड़ती है। सपना देखती है कि कुछ दूरी पर ठाए 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 गोली पड़ने की आवाज सुनाई पड़ती है। थोड़ी ही देर के बाद घायल व्यक्ति की आवाज भी सुनाई पड़ती है। बिश्नी फौजी लिबास पहने एक घायल युवक को देखती है और वह कोई और नहीं बल्कि उसका बेटा है। ठीक है, मानक का सर गोदी में लेकर उस पर झुक जाती है। मानक कठिनता से सर उठाता है और यही सपना उसने देखा और वो विचलित हो गई, इतनी विचलित कि वो क्या करे। और तब वहां पर उसका जो माँ काली जैसा रूप दिखाई दिया है, वो भी समझ में आता है कि जब अपनी संतान पर कोई कष्ट आ जाता है या संतान पर कोई आपत्ति आ जाती है तो माँ हर आंधी तूफान से, यहां तक कि यमराज से तक लड़ने को तैयार खड़ी हो जाती है। बिल्कुल, सती सावित्री की कहानी आपने सुनी होगी कि जब सती सावित्री के पति को यमराज ले गए थे और उन्होंने कैसे यमराज से अपने पति को वापस मांग लिया था। छीन सिंदूर मेरा लिया है, कुछ सोचा विचारा नहीं है। बोले यमराज तुमको भरम है, कौन दुनिया में आया अमर है। होनी हो के रहेगी सावित्री, इसमें दोष हमारा नहीं है। कुछ इस तरह से गाते हैं इसको, छीन सिंदूर मेरा लिया है, इस तरह से। ठीक है, तो फिर वो कहती है कि ठीक है, यदि तुम्हें मेरे पति के प्राण चाहिए तो ले जाओ। उसने क्या कहा, बोली सावित्री पति को ले जाओ, एक पुत्र की आशा बंधाओ। मेरा आंचल तो जल ही चुका है, अब ये आंचल गवाया नहीं है। और यमराज को उसको तथास्तु का वरदान दिया और पुत्र की प्राप्ति के लिए पति का होना आवश्यक है, अनिवार्य है, तो फिर पति के भी प्राण लौटाने पड़े। बिश्नी मानक की माँ है, पर उसमें किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि जो स्वप्न देखा था, जो लेखक ने जो रचना की है, उसमें बिश्नी का एक ऐसा चित्र उभर कर सामने आया है जो उसका वर्णन कैसे करें। देखिए, ऐसे करेंगे। एकांकी के दूसरे भाग में बिश्नी के स्वप्न में जो घटना घटी, ठीक है, उसमें ये साफ साफ दिखाया है कि उसमें संवाद होता है। उस संवाद से उसमें किसी भी सिपाही की मां को ढूंढा जा सकता है। जब सिपाही मानक को खदेड़ते हुए बिश्नी के पास ले जाता है तो मानक बिश्नी के गले से लिपट जाता है और सिपाही के पूछने पर इसकी तू क्या लगती है, बिश्नी जवाब देती है, मैं मां हूं, तुझे मारने नहीं दूंगी। तब सिपाही का जवाब आता है, ये हजारों का दुश्मन है, वे उसको खोज रहे हैं। तब बिश्नी कहती, तू भी तो आदमी है, तेरा भी घर बार होगा, तेरी भी माँ होगी, तू माँ के दिल को नहीं समझता, अपने बच्चों को अच्छी तरह से जानती है। माँ अपने बच्चों को अच्छी तरह से जानती है। वो निशब्द हो जाता है, कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि उसके समक्ष उसको अपनी माँ नजर आती है। ऐसी भावनात्मक ये एकांकी है। ऐसी भावनात्मक तरीके से राकेश जी ने इस एकांकी की रचना की है, नाटक की रचना की है कि सच में भावनाओं से जुड़ा हुआ है। साथ ही जब मानक का पलटवार सिपाही पर होता है तब बिश्नी मानक को यह कहती है कि बेटा तू इसे नहीं मारेगा, तुझे मेरी माँ की सौगंध है। इन बातों से पता चलता है कि बिश्नी मानक को जितना बचाना चाहती है उतना दिल दोनों के लिए एक है, अतः उसमें किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है। जब सिपाही से उसने अपने माँ को बचा लिया और जैसे ही मानक को लगा कि हाँ वो थोड़ा सा कॉन्शियस हुआ तो वो उस शत्रु को मारने दौड़ा, तब माँ ने उसको रोक लिया कि नहीं, वो भी किसी का बेटा है, तू उसे नहीं मारेगा, मेरी सौगंध है तुझे। तो तब समझ में आया था कि माँ सबकी माँ है। मुन्नी के विवाह की चिंता हो तो मानक लड़ाई पर ना जाता और उसकी यह दशा ना होती है। चिंता किसी लड़ाई से कम नहीं है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने पक्ष का उत्तर दीजिए। तो निम्न मध्य वर्गीय व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी उसकी समस्या आर्थिक समस्या होती है कि जहाँ अर्थ नहीं, जहाँ धन दौलत नहीं, क्योंकि बिना धन दौलत के खाएगा ही क्या, अपनी पेट की ज्वाला तक शांत नहीं कर सकते हैं यदि धन दौलत की कमी हो। तो सबसे बड़ी जो तंगी है या सबसे बड़ी जो दुख की बात है वो आर्थिक विपन्नता ही है। वह मुन्नी के विवाह की चिंता के कारण ही युद्ध पर जाता है, क्योंकि उसे अपनी बहन के हाथ पीले करके
उसको विदा करना है। मुन्नी की शादी की चिंता सता रही है। जिस समाज में बिना दहेज के शादी ना हो वह समाज कलंकित समाज है। क्योंकि आपको पता ही है बेटा, आपने पहले भी पढ़ा है कि लड़कियों को जन्म लेते ही परम धाम पहुंचा दिया जाता था, या यूं कहें कि भ्रूण हत्या तक कर दी जाती थी। ऐसे में जिस घर में लड़की है, पल बढ़ रही है, तो फिर विवाह जब किया जाता था तो लड़के वाले ऐसा मुंह फाड़ते थे दहेज के लिए कि ना चाहते हुए स्वयं बिकना पड़ता था, स्वयं को गिरवी रखना पड़ता था, लेकिन दहेज तो देना पड़ेगा। ऐसी कुप्रथाएं समाज में थी। हमें उस समाज से लड़ाई लड़नी चाहिए। सड़े हुए समाज को बदलने के लिए युद्ध के समान ही लड़ाई लड़ना चाहिए, तब जाकर इसका निदान होगा। इसलिए विवाह की चिंता लड़ाई से कम नहीं है। ठीक है भैया, मेरे लिए जो कड़े लाएंगे वह बेती और तारों के कणों से भी अच्छे होंगे। मुन्नी के इस कथन को ध्यान में रखते उसका परिचय अपने शब्द में लिखिए। अब यहाँ पर कड़े मतलब होता है कंगन, ठीक है, जो हाथ में पहने जाते हैं। तो उसने कहा कि अब मेरे भैया भी कड़े लेकर आएंगे, कंगन लेकर आएंगे, जो कि मेरी सहेलियां थी, उसकी सहेलियां थी, उनसे भी सुंदर होंगे। तो कौन है? मानक की बहन। मुन्नी सिपाही मानक की बहन और बिश्नी की पुत्री है। उसकी उम्र इस लायक हो चुकी है कि शादी की जा सके। वह एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार से संबंध रखती है। उसके सारे सपने उसके भाई सिपाही, मतलब अपने सिपाही भाई के साथ जुड़े हुए हैं। छोटे से छोटा सपना भी भैया पर निर्भर है। वे गांव की लड़कियों को कड़े पहने देखकर अपनी माँ से कहती है कि भैया मेरे लिए भी जो कड़े लाएंगे वह तारों और बेतों के कड़ों से भी अच्छे होंगे, सुंदर होंगे, क्योंकि मेरे भैया तो मुझे सबसे सुंदर कड़े या कंगन ला कर देंगे। मुन्नी अपने भाई से बहुत प्रेम करती है। अपने भाई की लड़ाई में जाने के बाद मानक का चिट्ठी का इंतजार बड़ी बेसब्री से करती है और मन में तरह तरह के प्रश्न भी करती है, क्योंकि उसके जो अपने और अरमान उसी के भाई के मानक के साथ तो जुड़े, उसके सारे अरमान जो थे, उसके सभी जो विशेष थी वो अपने भैया के साथ ही जुड़ी हुई थी। समझ में आया? तो यहाँ वही बताया है कि वो अपनी सहेलियों को जब सुंदर सुंदर से कंगन पहनकर देखती है, पहने हुए देखती है, तो अपनी माँ से कहती है कि मेरे भैया भी मेरे लिए सुंदर से कड़े लाएंगे जो सबसे सुंदर होंगे। उसका हर छोटे से छोटा सपना भैया से ही शुरू होता है। जो भी करेंगे वो भैया करेंगे। मोहन राकेश एकांकी सिपाही की मां की सारांश अपने शब्दों में लिखिए कि क्या बताया है। अब बताइए आपने क्या देखा इसमें क्या देखा आपको बेटा? इस सारांश हमें लिखना होगा अपने शब्दों में। तो मोहन राकेश का ये प्रस्तुत एकांकी मार्मिक रचना में निम्न मध्य वर्गीय की कहानी है। निम्न मध्यम वर्गीय समझते हो? लोअर मिडिल क्लास, जो आर्थिक विपन्नता से जूझता है, जिसके लिए अपने शौक को प्राथमिकता कदापि नहीं दी जाती। अर्थात सबसे पहला उसके प्राथमिकता क्या होती है? पेट की ज्वाला को शांत करना। मुन्नी जो कि अपने भैया जो कि सिपाही है उसके आने का इंतजार करती है। मुन्नी बड़ी हो चुकी है, उसकी उम्र जो है विवाह लायक हो गई है, और विवाह होना यह घर में उसकी माँ भी है, बिश्नी, ठीक है। तो वहां पर उसका विवाह कब होगा? जब भैया पैसे कमा कर लाएगा, क्योंकि समाज में दहेज की कुप्रथा भी फैली हुई है। मोहन राकेश की प्रस्तुत कहानी मार्ग में रचना में निम्न मध्य वर्गीय ऐसी माँ बेटी की कथा है जिनका घर का मतलब इकलौता लड़का सिपाही के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चे पर बर्मा में लड़ने गया है। वह अपनी माँ का इकलौता बेटा है और विवाह के लिए अपने बहन का इकलौता भाई भी है। उसी पर पूरे घर की आशा टिकी हुई है। लड़ाई के मोर्चे से कमा कर लौटे तो वह बहन के हाथ पीले कर पाए, और जो भी धन दौलत लाएगा जिससे उसकी बहन के सारे जेवर बनेंगे। सामने वाले जो लड़के वाले हैं जो दहेज के लिए अपनी बहुत ऊंची ऊंची डिमांड्स या अपने बाहें फैलाए खड़े हैं या मुंह बाए खड़े हैं, उनको भी पूरा करना होगा क्योंकि ज़रूरी था। ठीक है, ये सब लड़ाई कैसी किनसे होगी ये उसकी माँ को पता नहीं है, क्योंकि जो बिश्नी है वो गांव की एक भोली भाली स्त्री के रूप में यहाँ पर चित्रित की गई है। परंतु वहीं पर दूसरी ओर लेखक ने ये भी बताया है कि जब बिश्नी अपने स्वप्न में देखती है अपने बेटे को लड़ते हुए, सोचिए, एक तरफ उन्होंने ये बता दिया कि वो भोली भाली है। अब उन्होंने जब ये कहा, सोचा, लिखने वाले का जो दिमाग रहता है ना, तभी तो कहा जाता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जो रचनाकार होते हैं वो मतलब युग दृष्टा कह सकते हैं उनको, युग को देख लेते हैं, वो भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ देख लेते हैं। जब उन्होंने ये दिखा दिया कि बिश्नी सीधी सादी है, गांव की भोली भाली स्त्री है, तो अब उन्होंने सोचा लेकिन सिपाही की माँ है, कैसे इसको
अच्छा बहादुर देखा जाए या दिखाया जाए, तो उन्होंने बिश्नी को ही स्वप्न में अपने आप को अच्छा बहादुर दिखा दिया कि जब बिश्नी स्वप्न में देखती है कि उसका बेटा कराह रहा है, गोली लगी हुई है, जब अपने बच्चे को वो गोली से कराह हुए देखती है तो वो उसके पास जाती है। वहीं पर शत्रु का एक सिपाही आता है और उसको मारने ही वाला होता है कि बिश्नी उसके समक्ष आ जाती है कि नहीं, तुम इसको नहीं मारोगे, मार कर तो दिखाओ, मैं जानूं तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी भी कोई माँ है जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। यदि तुम्हें कुछ हो जाएगा तो उस माँ पर क्या बीतेगी। उसको तरह तरह से ऐसे वास्ते देती है कि वो जो सिपाही है, शत्रु सिपाही भी उसको मार नहीं पाता। अब जैसे ही मानव को होश आता है तो वो जैसे ही, अब वो शत्रु सिपाही जा रहा है, मानव को होश आ गया तो मानव अपनी बंदूक से उसको निशाने पर लाता है, तो बिश्नी वहां पर भी मानव को रोक देती है और कहती है नहीं, जिस तरह से तुम मेरे बेटे हो वैसे ही वो भी किसी का बेटा है, उसका भी घर में कोई इंतजार कर रहा होगा, उसका भी बच्चे होंगे जो अपने पिताजी या भैया या ऐसा इंतजार कर रहे होंगे, तुम उसे नहीं मारोगे। तो यहां पर लेखक ने यह बता दिया कि बिश्नी केवल मानव की मां नहीं थी, वो सबकी मां थी, वो एक सिपाही की मां थी, सच्चे मायने में वो एक सिपाही की मां है। तो यहां दिखा है कि लड़ाई मोर्चे से कमाकर लौटे तो बहन के हाथ पीले हो सकेंगे। मां एक देहाती स्त्री है, ये भी नहीं जानती कि बर्मा उसके गांव से कितना दूर है, लड़ाई कैसे होगी, किनसे होगी, क्यों हो रही है और लड़ाई का परिणाम क्या होगा। क्या उसका बेटा आएगा वापस, क्या जो उसके सपने हैं या जो उसकी बेटी के सपने हैं, मुन्नी जो कि विवाह योग्य है, उनके सभी सपने हैं, क्या वो पूरे करने आ पाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि शहीद हो जाए। ये इन सब से बेखबर है, ठीक है। और ये भी बताया है कि मानव, अब जो अभी मैंने कहानी सुनाई ना, वहीं यहाँ पर लिखा है कि केवल मानव की मां नहीं बल्कि वह किसी भी सिपाही की मां है। अर्थात यहाँ हर एक की मां को दिखाया है कि ना केवल वह अपने बेटे की मां है बल्कि वो सब की मां है, हर एक की मां है, ठीक है। जब भी हम बल्कि लिखते हैं तो बा साउंड पहले, फिर मात्रा और उसके बाद की, बल्कि, ठीक है। ये ठीक है। वह हर हाल में अपने बेटे मानव को दुश्मन सिपाही से बचाती है। जब उसी का सिपाही बेटा दुश्मन सिपाही को मारना चाहता है तो यह कार्य भी उसे कभी पसंद नहीं आया और वह दृढ़तापूर्वक अपने बेटे मानव को दुश्मन सिपाही को मारने से रोकती है। वह मानव से कहती है कि वह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, इसकी माँ इसके पीछे रो रो कर पागल हो जाएगी, इसके घर में बच्चा होने वाला होगा, वो अनाथ हो जाएगा, तुम इसको नहीं मारोगे। तो यहाँ पर लेखक ने यह भी बता दिया कि बिश्नी केवल और केवल मानव की माँ ही नहीं है, वह सिपाही की माँ है। और केवल सिपाही मानव की माँ नहीं, हम सब की माँ है। उसको इस रूप में भी उन्होंने स्वप्न के माध्यम से बता दिया, ठीक है। तो वह केवल मानव की मां नहीं है, सबकी मां है। वह कभी किसी के बेटे को मरता हुआ नहीं देख सकती है, वह सही अर्थ में एक मां है। इसलिए कथन उचित है कि बिश्नी के मातृत्व में किसी भी सिपाही की मां को ढूंढा जा सकता है। समझ में आया। तो यही दिखाया है कि कितने सुंदर तरीके से सिपाही की मां जो शीर्षक दिया है, प्रश्न आ सकता है कि पाठ का जो शीर्षक दिया है सिपाही की मां, क्या यह शीर्षक उचित है। तो बिल्कुल ये शीर्षक पूर्ण रूप से उचित है कि यह जो बिश्नी नामक स्त्री है, महिला है, वो गांव की भोली भाली स्त्री है जिसे ये भी नहीं पता कि उसका बेटा कहाँ गया है, युद्ध क्यों हो रहा है, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जहां लाशें बिछी हुई थी, जहां कुछ भी घटित हो सकता था। लेकिन वो इस आशा में है, इस उम्मीद में है कि बेटा आएगा, कमा कर लाएगा और बेटी के हाथ पीले करेगा, ठीक है। लेकिन जब उसके स्वप्न रूप को यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है तो तब समझ में आता है कि हाँ, लेखक ये इसलिए कहना चाहते थे कि बिश्नी में हर एक की मां को देखा जा सकता है। क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। बिश्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है, वे डाकिये की राह क्यों देखती हैं। बताइए, किसकी राह देख रही थी, डाकिये की, क्यों, आइए जानते हैं। अब बताइए, कोई किसी की चिट्ठी की राह, चिट्ठी मतलब समझते हो ना, पत्र की राह क्यों देखेगा। हाँ, क्योंकि मानव जो था एक वीर सिपाही था जो युद्ध में लड़ने के लिए गया था। तो बिश्नी और मुन्नी को प्रतीक्षा थी अपने भाई के पत्र के आने की और माँ को प्रतीक्षा थी अपने बेटे के पत्र के आने की। इसलिए वो डाकिया आया, पत्र लाया, डाकिये की प्रतीक्षा कर रही थी कि कब डाकिया आएगा और कब उनका पत्र उन्हें देगा। हाँ, तो पढ़ और लेते हैं। बिश्नी को अपने बेटे मानव जो कि एक सिपाही है और मुन्नी को अपने भाई की प्रतीक्षा है। वे मानव की चिट्ठी आने की आशा से डाकिया की
राह देख रही थी। बिश्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है, बताइए क्यों भेजती है? क्या उसको ये पता था कि युद्ध में जाएगा, वीरता प्रदर्शन करेगा, या माँ जननी की रक्षा के लिए, ऐसा कुछ था? नहीं, बिश्नी तो गांव की एक सीधी सादी भोली भाली स्त्री है, जिसको ये भी नहीं पता है कि युद्ध क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका परिणाम क्या होगा। बल्कि इकलौता बेटा है अपनी माँ का, इकलौता भाई है अपनी बहन का। बहन शादी योग्य हो गई है, विवाह योग्य हो गई है, और अब उसके हाथ पीले करना है तो क्या करेंगे? क्योंकि वो बहुत ही आर्थिक स्थिति उनकी कमज़ोर थी, इसलिए अपने बेटे को वो सेना में जाने को भेज देती है, मतलब सेना में भर्ती होने को कह देती है। और जो मानक था, प्रश्न यही है ना कि बिश्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है? ताकि वो कुछ पैसे कमा कर लाए, जिससे उसकी बेटी का विवाह हो सके। ठीक है। बिश्नी मानक को लड़ाई में इसलिए भेजती है क्योंकि एक सिपाही है, उसके सिवा घर में कोई काम करने वाला नहीं है, और मुन्नी के विवाह के लिए पैसे की आवश्यकता है। ठीक। सप्रसंग व्याख्या करें। यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। ये कब की बात है? यस, वेरी गुड। ये स्वप्न की बात है, जब बिश्नी स्वप्न में देखती है एक सिपाही का और अपने बेटे का युद्ध, अपना बेटे को घायल देखती है, फिर जैसे तैसे करके उस सिपाही से उसके बेटे के मतलब ये कहती है कि नहीं मार सकते तुम। लेकिन अब जब जैसे ही मानक को होश आता है और वो उस शत्रु सिपाही को मारने लगता है, तो वो भी कहने लगती है कि यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। बिश्नी रात को सोते हुए सपना देखती है कि मानक घायल अवस्था में घर आया है और उसे मारते मारते एक दुश्मन सिपाही भी उसके पीछे आ गया है। उसका पीछा करते आए बिश्नी मानक को पानी देती है। बिश्नी दुश्मन सिपाही से मानक को नहीं मारने के लिए कहती है। सिपाही मानक को वहशी जानवर कहता है और ये कहता है कि मैं तो इसे मारूंगा चाहे कुछ भी हो। मानक सिपाही को मारने के लिए बंदूक उठाता है। बिश्नी उसे ऐसा करने से रोकती है और कहती है कि मानक, तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, इसकी माँ इसके पीछे रो रो कर पागल हो जाएगी, तुम इसे नहीं मारोगे। अगला है वर घर देख कर ही क्या करना है कुंती। मानक आए तो कुछ हो भी, तुझे पता ही है आजकल लोगों के हाथ कितने बड़े हुए हैं। दहेज प्रथा की ओर ये प्रश्न संकेत कर रहा है। कुंती बिश्नी से मुन्नी की शादी की बात करती है और अच्छा घर बार देखने को कहती है। बिश्नी बोलती है वर घर देख कर ही क्या करना है कुंती, मानक आए तो कुछ हो भी, मतलब तुम यदि अच्छा वर चाहती हो, अच्छा घर चाहती हो, तो उसके लिए अच्छी रकम भी तो होनी चाहिए। तो उसने यही कहा कि घर और वर देखकर क्या करोगी, तुम्हारे पास मतलब मानक आए भी तो, मानक आने का मतलब पैसे भी तो लाए। तुझे पता ही है आजकल लोगों के हाथ कितने बढ़े हुए हैं। इसका अर्थ है कि वर और घर देखकर ही क्या करेंगे, लड़के वाले के हाथ बढ़े हुए, अर्थात दहेज की मांग बहुत हो गई है। मानक आएगा तभी कुछ होगा, जितना धन कमा कर वो लाएगा उसी हिसाब से उसको वर और घर मिलेगा। जितनी मोटी रकम दहेज में दी जाएगी उतना ही उसको घर और वर मिल पाएगा। यदि अच्छे घर और वर की तलाश करोगी तो अच्छी या अच्छा सा दहेज भी होना चाहिए। अब एक और प्रश्न कि नहीं, फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वे नहीं भाग सकते। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। अब यहाँ पर सप्रसंग की हम बात करें तो ये प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के सिपाही की मां नामक शीर्षक से ली गई हैं, है ना। और इसमें मोहन राकेश जी ने या इसके रचयिता मोहन राकेश जी हैं। अब संदर्भ में हम प्रसंग में संदर्भ हमने ये लिख दिया, प्रसंग हम क्या लिखेंगे, नहीं फौजी वहां लड़ने के लिए है। तो वर्मा से आई दोनों लड़कियां जब बिश्नी के घर सहायता के लिए आती हैं, बर्मा जहां पर की युद्ध चल रहा था वहीं से आई हैं दो लड़कियां। तब बिश्नी द्वारा पूछे जाने पर वे कहती हैं कि बर्मा के युद्ध से अपनी जान बचाकर जंगल के रास्ते से आई हैं। जल के मार्ग से आने वाले जहाजों को दुश्मन फौज द्वारा घेर लिया गया है, सभी लोग अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहे हैं। बिश्नी कहती मानक भी वहां लड़ने गया, वो क्यों नहीं आया। तब उनमें से कोई एक लड़की कहती नहीं, फौजी वहां लड़ने के लिए जाते हैं, वे नहीं भाग सकते। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। तब कहीं जाकर बिश्नी को ये पता चला कि फौज में लड़ना या सिपाही होना कैसी बात होती है।
तब फिर जाकर उसने एक स्वप्न देखा और स्वप्न में वो एक ऐसी माँ के रूप में सामने आती है कि लेखक ने स्वयं कह दिया कि वो केवल मानक की ही माँ नहीं थी, वो तो सबकी माँ है। भैया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे वे तारों और के मतलब वे सभी के कड़ों से अच्छे होंगे। मुन्नी के इस कथन को ध्यान में रखते उसका परिचय अपने शब्दों में दीजिए। तो मुन्नी सिपाही की मां शीर्षक एकांकी को एक प्रमुख पात्र है। मुन्नी सिपाही मानक की बहन और बिश्नी की पुत्री है। उसकी उम्र इस लायक हो गई है कि अब उसकी शादी की जा सके। जब उसकी सहेलियों को पहने हुए कड़े देखती है, कड़े मतलब कंगन देखती है, तो उसके मन में भी ये आता है कि मुझे भी ऐसे कंगन पहनना है, मुझे भी सुंदर सुंदर कड़े पहनना है। हाँ, लेकिन भैया आएगा तो मेरे लिए भी सुंदर कड़े लाएगा, ये सब बता। ठीक है, वह स्वभाव से भोली भाली है, निश्चल है, साहसी है, क्योंकि उसके सारे सपने और अरमान उसके भाई मानक के साथ जुड़े हुए और वही पूरा करने वाला भी है। जब मानक आएगा तभी सब कुछ पूरा होगा, तभी उसके सपने साकार होंगे, ये भली भांति जानती है। तो कभी डाकिये की राह देखती है कि चिट्ठी आई क्या, भैया कब आने वाले हैं, कब आने वाले हैं। जैसे ही डाकिया आता है, किसी दूसरे के घर में भी जाता है तो तुरंत जाकर उससे पूछती है कि डाकिया, क्या मेरे भैया का कोई पत्र आया, कब आने वाले हैं वो, क्योंकि उसे भी अपने भाई की बेसब्री से इंतजार है भाई का। बिश्नी मानक की मां है, उसमें किसी भी सिपाही की मां को ढूंढा जा सकता है। तो बिश्नी मोहन राकेश द्वारा लिखित सिपाही की मां का मेन कैरेक्टर है या मुख्य किरदार है, जो मानक की मां के रूप में यहाँ आई है। यूं तो लेखक मोहन राकेश जी ने उसको एक साधारण सी गांव की भोली भाली देहाती औरत के रूप में प्रस्तुत किया है, परंतु जब एक दिन उसे स्वप्न आता है तो उस स्वप्न में उसने एक ऐसी बहादुर महिला का किरदार निभाया कि उससे समझ में आया कि वो ना केवल मानक की बल्कि सबकी मां है। जब मानक पर गोली चलाई जा रही थी, सिपाही पीछे भागकर आया था तो कैसा कहा था कि तेरी भी मां होगी, तू मां के दिल को नहीं समझता, मैं अपने बच्चे को अच्छी तरह से जानती हूं। साथ ही जब मानक पलटकर सिपाही पर बंदूक तान देता है तब बिश्नी मानक को भी यही कहती कि बेटा तू इसे नहीं मारेगा। मतलब ना केवल वो अपने स्वार्थ में अंधी थी, ना केवल वो अपने ही बच्चे को बचाना चाहती थी, बल्कि हर एक माँ की तरह उसने, माँ की तरह क्या बेटा, माँ ही है, क्योंकि माँ का जो हृदय होता है वो सब के लिए समान होता है। हमेशा वह हर बच्चे के लिए उसी तरह से सोचती है कि माँ की दृष्टि जो रहती है ना, वो दृष्टि और किसी के पास हो ही नहीं सकती है। हमेशा हमारी सलामती की दुआ करती है, हमेशा हमारी मुश्किल और परेशानियों के सामने चट्टान की तरह, ढाल की तरह हमारे समक्ष खड़ी हो जाती है, अपने आंचल में हमें छुपाकर हर एक तूफान से हमारी रक्षा करती है। ये है माँ। तो बस मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगी कि अपनी माँ को सदा खुश रखना, सदा खुश रखना, और उसको इतना खुश रखना कि बस और कुछ नहीं चाहिए उसे। ठीक है, फिर कहते तुझे मेरी माँ की मतलब मेरी सौगंध, तू इसे नहीं मारेगा। इन संवाद से पता चलता है कि उस सिपाही को भी उसके बेटे की तरह मारने के लिए खदेड़ रहा था और उसका दिल दोनों के लिए एक है, तो उसमें किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है। एकांकी और नाटक में क्या अंतर है, संक्षेप में बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एकांकी और नाटक में अंतर क्या होता है। देखते हैं। एकांकी, इसमें एक साथ अनेक कथा का उल्लेख किया जाता है, मतलब कथा को उल्लेखित किया जाता है, इसमें पात्र का विकास दिखाया जाता है, इसमें एक अंक दिखाया जाता है। नाटक में इसमें केवल एक कथा का उल्लेख ही किया जाता है, इसमें पात्र का चरित्र दिखाया जाता है, अनेक अंक दिखाए जाते हैं। आशा करती हूं आपने ध्यानपूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है, और इससे संबंधित मतलब किससे संबंधित, सिपाही की मां से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे उनके आप उत्तर जरूर लिखोगे। बेटा किसी तरह से कोई भी भ्रम या कोई भी डाउट या कोई भी संदेह आपके मन में हो तो आप अपनी लाली वर्मा मैडम से अवश्य पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा। उन उत्तरों के मतलब उन कमेंट्स के उत्तर मैं ज़रूर दूंगी। जब भी आपके कमेंट को देखूंगी उत्तर अवश्य दूंगी। इन्हीं आशा के साथ, इसी आशा के साथ, इसी भरोसे के साथ कि आप बहुत अच्छे मार्ग पर चलकर एक सफल और सभ्य व्यक्ति बनोगे, इन्हीं उम्मीदों के साथ कि आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहोगे। एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि सभी विषय के वीडियोस देखिए, सभी विषय के वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आपके जो भी फ्रेंड्स हैं वे भी ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन का लाभ
उठा सकें और वे भी बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा प्राप्त करके अपने आप को सफलता की सीढ़ियों पर या अपने आप को सफलता के चरम शिखर तक पहुंचा सकें। नोट्स भी अवेलेबल हैं कक्षा 8वीं से 12वीं तक के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दी है और नोट्स का लाभ उठाइए। चलो इसी के साथ हम चलते हैं, इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहना, खुश रहना और हमेशा वीडियो देख रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।